हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके साथ आया हूँ अपनी शानदार वीडियो लेकर। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन का घंटा भी दबा दें। ओके। तो दोस्तों, अभी अभी हम, जैसे आप सभी जानते ही है कि मेरा जो चैनल है ये जेई मेंस और एडवांस के लिए तो है ही, और साथों साथ ये चैनल बीएससी वाले भी टॉपिक्स इसमें कवर किए गए। जो बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हैं उनके लिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। जो भी प्लेलिस्ट उनके उनके काम की होगी वो प्लेलिस्ट वो ओपन करके देखेंगे। उसमें मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये बीएससी के लिए है करके। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ये फिजिक्स का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम बेसिकली। तो तो फिजिक्स में अभी देखिए, जेई जो है इसमें दो प्रकार के टॉपिक्स होते हैं। जैसे आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे, हमारी कोचिंग में हम पढ़ाते हैं तो 11th के लिए सिलेबस अलग होता है और 12th के लिए अलग होता है। ओके, बहुत बढ़िया। अब 11th का पहला चैप्टर, अभी हम फिजिक्स में द वेरी फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। ऐसा समझिए कि आप जैसे 10th पास होकर निकले और आपको 10th तक का ही नॉलेज है। उसके बाद में जब 11th में जब बच्चा जस्ट एडमिशन लेता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो जो उसको पढ़ाया जाता है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर सीरीज यूनिट्स एंड डायमेंशन नाम के चैप्टर पर बेस्ड है। ये चैप्टर जो है ये बीएससी वालों के लिए नहीं है, मैं स्पेसिफिकली बता दे रहा हूँ। कि नहीं तो आप देखेंगे बोलेंगे बीएससी वालों का चैनल है और ये देखना शुरू कर देंगे। नहीं, ये वाला जो चैप्टर है स्पेसिफिकली यूनिट्स एंड डायमेंशंस नाम का चैप्टर, ये बीएससी वालों के लिए नहीं है। ये जेई मेंस, एडवांस और नीट के लिए है। अब सवाल ये उठता है कि ये चैप्टर का स्कोप क्या है। इस क्या ये चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए थे? क्या क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में? मैं कहूँगा हाँ, बट समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। और यूजुअली ये जो चैप्टर है इस पे क्वेश्चन जो है ये जेई मेंस में आते हैं यूजुअली। जेई एडवांस के लायक क्वेश्चन बनने का स्कोप इस चैप्टर से यूजुअली नहीं होता है। हम आपको सारे प्रॉब्लम्स भी करके दिखाएंगे कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स इस चैप्टर पर पूछे जाते हैं और क्या ये चैप्टर को कैसे करना है, क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे धीरे धीरे। आपको बस एक पेशेंस रखना है। और यदि आप 10th पास हुए हैं जस्ट, यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपका कच्चा रह गया और आप आगे के चैप्टर पर बढ़ गए, जैसे आगे वेक्टर्स नाम का चैप्टर आता है फिजिक्स में, तो आपको उस चैप्टर में बहुत दिक्कत जाएगी। सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है दोस्तों फिजिक्स में। पहले चैप्टर पे दूसरा चैप्टर डिपेंड करेगा, दूसरे पे तीसरा, एंड सो ऑन। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है ये बात को। ओके। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम शुरू करते हैं कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये चैप्टर का नाम है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और ये हमारा पहला लेक्चर है। अब यूनिट्स एंड डायमेंशंस तो ठीक है, आपको यूनिट्स इन्हें पता है, जैसे किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ये सब यूनिट्स हो गए। लेकिन इस ये वाला चैप्टर यदि आपका फिजिक्स में पक्का नहीं है, सपोज, जैसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखा हूं कि जैसे आपको कभी क्वेश्चन आ गया और वहां पे आपको मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्जन रिक्वायर्ड है, तो बच्चे ये तक नहीं कर पाते, कई बार मैंने देखा है। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स एक्चुअली वीवीआईएमपी। बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर टाइम पास है, इसमें कोई मतलब नहीं है करने में, मत करो रे ये चैप्टर, ऐसा लगता है। लेकिन ये एक्चुअली वीवीआईएमपी है। यदि आप एकदम आपका आपने यदि फाउंडेशन नहीं किया है 8 9 10th में, जेई का फाउंडेशन नहीं किया है, और आप 10th पास होने के बाद में 10th तक के ओनली स्कूल का पढ़ के 10th तक के ओनली स्कूल का पढ़ के आप इस चैप्टर अगर ये वाले फील्ड में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल में, तो ये जो फिजिक्स का चैप्टर है ये बहुत काम का है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस नाम का। ओके। तो इस चैप्टर को इग्नोर ना करें, क्योंकि इस पे 1 2 मार्क के क्वेश्चन 2 3 साल के आड़ में, 3 4 साल के आड़ में पूछ ही लेता है। मतलब रिकॉर्ड ऐसा है कि एवरी 3 to 4 ईयर्स
कभी कभी 1-2 साल के आड़ में भी आ जाता है, लेकिन एवरी 3 to 4 ईयर्स में एक क्वेश्चन तो भी जेई मेंस और नीट में इसका होता है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से ही फिजिक्स का बेस बनता है। अगर ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आपका आगे का बेस पूरा कच्चा रह जाएगा। ओके, तो अब बिना टाइम पास किए अब हम शुरू करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज यानी क्या होती है। ये इसका पहला टॉपिक है, फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या होती है सर? तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी जिनको भी मेजर किया जा सकता है उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब देखिए क्या क्या मेजर कर सकते हैं। जैसे सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, मैंने कहा इसकी लेंथ बताइए, तो आप इसको मेजर कर सकते हैं। मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते बच्चों, बताइए। स्केल लेंगे, स्केल का 0 पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ ये वाला आखिरी वाला पॉइंट स्केल के जहाँ पे भी आएगा वो सेंटीमीटर में इसकी लेंथ हो जाएगी इस लाइन सेगमेंट की। एज इजी एज दैट। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में मैं बताना चाहूंगा बच्चों में। एक बहुत बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है। अब ये मिसकंसेप्शन क्या है? हम डेली लाइफ में हम कहते हैं कि एक चावल की बोरी है, सपोज एक चावल की बोरी है। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, इस पे ज्यादा ध्यान ना दें, लेकिन ये समझो 50 किलो की चावल की बोरी है। तो हम क्या बोलते हैं रियल लाइफ में हम क्या बोलते हैं कि इस बोरी का वेट, इस बोरी का वेट कितना है बोलते हैं हम? 50 केजीज वेट है बोलते हैं इस बोरी का। ये कंसेप्ट ही अपने आप में गलत है दोस्तों, कि बोरी का वेट 50 केजी है। दिस इज अप्लीकेबल इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में आप बोलेंगे कि 50 किलो का वेट है बोरी का, तो इट्स नॉट रॉन्ग, बट फिजिक्स के दृष्टिकोण से, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, यू हैव डन रॉन्ग थिंग, यू हैव डन अ रॉन्ग थिंग अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। अब ये कैसे है भैया? तो देखो, एक्चुअली वेट का मतलब क्या होता है, ये कॉमन मिसकंसेप्शन बता रहा हूं, आपको पता नहीं रहता है काफी लोगों को। वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब, जैसे कोई भी प्लेनेट होता है, जैसे अर्थ एक प्लेनेट है, ये प्लेनेट पे सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जो प्लेनेट है ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ खींचता है। जैसे हम अर्थ पर खड़े खड़े जब होते हैं तो अर्थ हमें उसके सेंटर की ओर खींचती है। तो जितने फोर्स से अर्थ हमें खींच रही है वो होता है उसका वेट। वेट इज इक्वल टू उस फोर्स, वेट मतलब यह होता है कि उस फोर्स से जिससे अर्थ हमें खींचती है, अर्थ हमें खींचे, उसे हम कहते हैं वेट। ओके, हमने जब बोला कि बोरी का वेट 50 केजी है तो हमने रॉन्ग किया, क्योंकि फिजिक्स का कहना है कि बोरी, ये जो केजी नाम का जो यूनिट है ये मास का यूनिट है, मास का यूनिट है ये। केजी मास का यूनिट है, ग्राम भी मास का यूनिट है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। डेली लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूं, डेली लाइफ इज टोटली डिफरेंट देन थ्योरेटिकल एंड दिस फिजिक्स लाइफ। फिजिक्स में आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि वेट मतलब जिस फोर्स से प्लैनेट किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है वो उसका वेट होता है। तो वेट इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन्स, इट्स नॉट मेजर्ड इन केजी, वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स। वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं और मास को केजी में मेजर करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है इन फिजिक्स। रियल लाइफ में क्या होता है, आई डोंट माइंड एंड आई डोंट केयर अबाउट इट। जब मैं इस फील्ड में आया हूं मुझे सिर्फ फिजिक्स में क्या होता है वो पता होना चाहिए, आजू बाजू की चीजें सब भाड़ में जानी चाहिए। ओके, तो मास जो है उसका वेट, उसका यूनिट हो गया केजी, और वेट का जो यूनिट हो गया न्यूटन।
ओके। अब अब सवाल ये उठता है कि मास यानी क्या होता है। मास यानी किसी भी बॉडी में, सपोज कोई बॉडी है, बॉडी मतलब क्या होता है फिजिक्स में, बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि उसमें उसमें कुछ मटेरियल होगा, किसी मटेरियल का मिलके वो ऑब्जेक्ट बना होगा। जैसे सपोज आपका ग्लास है, जैसे आईना है, आपका आईना मिरर है, तो मिरर कैसे मिलके बना है, ग्लास से मिलके बना है, प्लस उसमें सिल्वर की कोटिंग चढ़ा दी गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यदि कोई भी चीज जो बनती है यूनिवर्स में, कोई भी चीज है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, कितना उसमें, क्या बोलना चाहिए उसे, अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर। थ्री डी ऑब्जेक्ट इमेजिन कीजिए इसको, ये थ्री डी ऑब्जेक्ट है, सपोज थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो किसी भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल भरा है उसे उसका मास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मास कहते हैं। कितना मटेरियल उसमें है उसे मास कहते हैं। और और जिस फोर्स से प्लैनेट इस ऑब्जेक्ट को खींचेगा उसे वेट कहते हैं। एंड वेट इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन एंड मास इज मेजर्ड इन केजी। इसलिए 50 किलो वेट की बोरी है ये बोलना रियल लाइफ में सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इट इज रॉन्ग। फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे तो 500 न्यूटन के वेट की बोरी है। फिजिक्स वाला क्या कहेगा, 500 न्यूटन के वेट की बोरी है, चावल की बोरी, गेहूं की बोरी, जो भी हो। कितने, 500 न्यूटन के वेट की बोरी है, ना कि 50 केजी की। समझ में आ रही है बात। तो वेट इज द फोर्स विथ विच प्लैनेट पुशेस, आई मीन टू से, क्या कहना चाहिए उसे, कि खींचता है अपनी ओर। द फोर्स with which a planet attracts an object towards itself is called as weight, and the amount of matter in an object is called as its mass. ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बहुत बार मैंने ऐसे भी क्वेश्चंस देखे हैं जो यहाँ पूछे जाते हैं यूजुअली एग्जाम्स में, कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट 50 केजी है, हमने वही फिर से बोरी कंसीडर कर ली, हमने चावल की बोरी कंसीडर कर ली, इसका मास दिया हुआ है कि 50 केजी है। क्या है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, सपोज ऐसा क्वेश्चन पूछा, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ विच ऑफ द मास, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 50 केजीज, फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ, फाइंड इट्स वेट एंड मास ऑन अर्थ एंड मून। ये पूछा रहता है। ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस में क्यों बता रहा हूं, इसका स्पेसिफिक रीजन है। ये बेसिक अगर क्लियर नहीं रहा तो बहुत गड़बड़ होती है आगे चल के, इसलिए बता रहा हूं। अब 50 केजी मास की बोरी है चावल की, और उसने क्या बोल दिया हमें कि उसका वेट हमें निकालना है अर्थ पे और मून पे, और मास निकालना है अर्थ पे और मून पे। तो सबसे पहली बात, जो मास है उसका फोर्स से दूर दूर तक लेना नहीं होता। मैंने वेट क्या बताया, वेट इज द फोर्स बाय विच प्लैनेट और सैटेलाइट, मतलब प्लैनेट ही है ना, ये अर्थ है ये मून है, तो ये दोनों अपने और खींचेंगे ये 50 केजी की बोरी को। अब मैंने ये 50 केजी की बोरी को अर्थ पर रखा यदि, तो क्या उसका मास चेंज होगा, नहीं, उसका मास 50 केजी ही रहेगा दोस्तों, अर्थ हो चाहे मून हो, मास उसका 50 केजी ही रहेगा, क्योंकि मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स। कितने फोर्स से प्लैनेट खींच रहा है उस पर मास डिपेंड नहीं करता है। 50 किलो की बोरी अर्थ पे भी 50 किलो की रहेगी और मून पे भी 50 किलो की रहेगी, लेकिन लेकिन अर्थ पे 500 न्यूटन वेट रहेगा उसका, और मून पे वेट इससे कम रहेगा। मून पे वेट 500 न्यूटन से कम रहेगा। ऐसा क्यों सर, वो इसलिए है क्योंकि मून का साइज छोटा होता है, मून का साइज छोटा होता है तो वो कम फोर्स से खींचता है, सीधी बात। ये सब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये सब कवर होएगा। लेकिन मैं ये वाला कॉमन जो मिसकंसेप्शन है बच्चों में कि भाई मास और वेट को लेकर, तो मास जो है वो कहीं भी यूनिवर्स में चले जाओ, 50 किलो की बोरी 50 किलो की ही रहेगी। अगर तुम आउटर स्पेस में चले गए ना, अंतरिक्ष में चले गए या स्पेस में चले गए, तो स्पेस में बोरी जो है वो उड़ेगी, है ना। अर्थ पे जमीन पे रहती है बोरी, लेकिन वहां स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो बोरी कहाँ रहेगी, ऐसी ही
लटकती रहेगी अदर में। तो जैसे आउटर स्पेस में बोरी का मास पूछा मैंने, तो आउटर स्पेस में बोरी का मास 50 केजी ही रहेगा, लेकिन उसका वेट अगर मैंने पूछ लिया तो वेट उसका 0 केजी 0 न्यूटन हो जाएगा, वेट 0 न्यूटन उस बोरी का। ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो लोग मिस कर जाते हैं और टीचर्स भी ये नहीं बताते, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, अब फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज पे हम चल लेते हैं फिर से, जो हमारा ओरिजिनल टॉपिक था। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, मेजरमेंट जिनका कर सकते हैं। अब ये हो गई लेंथ हो गई, जैसे किसी कोई रोप है, रोप की लेंथ मेजर कर सकते हैं, कोई बोरी है उसका मास मेजर कर सकते हैं, कोई बोरी का वेट मेजर कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो द फिजिकल क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर आर, दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है कि जिनका मेजरमेंट नहीं कर सकते। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मतलब तुम्हारे इमोशंस हो गए, इमोशंस एक्सेट्रा। इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनने का स्कोप नहीं है, लेकिन हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटीज ही इंपॉर्टेंट है। ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मतलब हम किसी के इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते। दुखी है तो कितना दुखी है ये हम मेजर नहीं कर सकते। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या 50 न्यूटन दुखी है, वो 100 न्यूटन दुखी है, वो 100 न्यूटन खुश है, वो 1000 न्यूटन खुश है, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? तो बेसिकली ऐसा नहीं बोल सकता, इसलिए वो नॉन नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। इमोशंस हो गए या फिर किसी के नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज में और भी ऐसे आते रहते हैं, तो जिनको मेजर नहीं कर सकते वो बेसिकली नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज हो गई और वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हुई। ओके, अब अब जैसे मैंने सपोज किसी इसका मास 4 kg है बोल दिया, किसी ऑब्जेक्ट का मास 4 kg है बोल दिया, तो मैंने क्या बोला, इसका भी एक मीनिंग होता है। इसका मीनिंग यह है कि इसका जो मास है ऑब्जेक्ट का वो 4 टाइम्स है केजी के, 1 kg के 4 टाइम्स है, इसलिए 4 kg लिखते हैं। हमने एक स्पेसिफिक मास को 1 kg मान लिया है, और ये जो मास में यहाँ पे मेरे पास जो मेरे हाथ में जो मास है वो 4 kg का है सपोज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ 4 kg बोलने का मतलब ये है कि जो केजी का जो मतलब 1 kg का जो भी ऑब्जेक्ट फ्रांस में रखा है, एक फ्रांस में एक ऐसा है सिस्टम की एक कमिटी बैठी है, उसने बेसिकली मास का एक 1 kg मास का एक ब्लॉक रखी है प्लेटिनम का वैक्यूम में, तो उसका मास 1 kg बोला गया है। तो ये बेसिकली गड़बड़ ना हो इसलिए, नहीं तो आपने पता है ना कोई कोई पहले पुराने के जमाने में पत्थर से मेजर करते थे। अब किसी का पत्थर छोटा रहता था, किसी का पत्थर बड़ा रहता था, तो किसी को उतने ही पैसों में कम सब्जी मिलती थी, किसी को उतने ही पैसों में ज्यादा सब्जी मिलती थी। क्यों? क्योंकि हर किसी ने छोटा बड़ा पत्थर यूज किया हुआ होता था। लेकिन अब वैसा नहीं रहा, तो 1 kg को हमने फिक्स कर दिया कि भाई हाँ इतने इतने मास को मैं 1 kg बोलूंगा। और फिर जैसे ही मैंने 4 kg बोला, इसका मतलब यह हुआ कि उस मास का जो स्टैंडर्ड मास जो 1 kg माना था, उस सैंपल का ये 4 टाइम्स है मेरे पास जो है। ये हो गया हमारा 4 kg बोलने का मतलब। उसी तरीके से 4 मीटर, 4 मीटर यानी क्या, 4 मीटर मतलब मैंने मीटर है, अब मैंने 1 मीटर फिक्स कर दी, कोई लंबाई को 1 मीटर फिक्स कर दिया, और 4 मीटर लंबी रस्सी है मेरे पास बोल दिया, तो 4 मीटर लंबी रस्सी, इसका मतलब क्या, जो स्टैंडर्ड लेंथ 1 मीटर जहां पे भी मानी गई है, जितनी भी लेंथ को 1 मीटर स्टैंडर्ड माना गया है, उससे 4 टाइम्स लंबी लेंथ की रोप मेरे पास है, ऐसा बता रहा हूं मैं। बेसिकली 4 मीटर का मतलब ये होता है। ओके, तो अब ये फिजिकल क्वांटिटीज 3 टाइप की होती है। 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती है दुनिया में, जिन ऐसी, अब ये फिजिकल क्वांटिटीज देखिए, मैग्नीट्यूड ओनली होता है, मैग्नीट्यूड ओनली। देखिए 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी होती है जिनका मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, और तीसरा टाइप होता है एम एंड यू मतलब मैग्नीट्यूड एंड यूनिट।
और तीसरा टाइप होता है मैग्नेटिक यूनिट एंड डायरेक्शन भी होती है उसकी। तो तीन प्रकार की क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली। तो अभी ये लिख लीजिए आप, देखिए मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट एंड मैग्नीट्यूड यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसे तीन प्रकार के क्वांटिटीज हमने देखे। अब मैग्नीट्यूड ओनली में का एग्जांपल देखिए। मैग्नीट्यूड ओनली का एग्जांपल है कि मैंने ईंटों से घर बनाया, ईंटों से घर बनाया तो मेरे को कितने ब्रिक लगे, वो नंबर ऑफ ब्रिक्स हो गए। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स का कोई यूनिट थोड़ी होता है, 5 ईंटें, 10 ईंटें, 15 ईंटें, ऐसा ही तो बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली फिजिकल क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स या नंबर ऑफ पेन्स मेरे पास या नंबर ऑफ बुक्स मेरे पास, ये सब मैग्नीट्यूड ओनली वाली हो गई बात। ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट मतलब, या मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट मतलब 1 मीटर। अब इसको, ये लेंथ का यूनिट है तो मुझे 1 मीटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा अलग से। 1 मीटर, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरी हाइट 1 है, मेरी हाइट 1 है, या फिर मेरे पास जो पेन है उसकी लेंथ 1 है। अरे भैया, लेंथ 1 है तो तू ये तो बता कि वो मीटर है कि सेंटीमीटर है कि किलोमीटर है, ये तो बताओ भैया। अगर तुम सिर्फ मेरे पास वन 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 लेंथ का डिवाइडर है या 1 लेंथ का कंपास है या 1 लेंथ का जो भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा बोल दिया सिर्फ किसी ने, तो मीनिंग क्या निकलेगा? उसको पता ही नहीं चलेगा। अगर समझो दुकानदार के पास जाओगे और बोलोगे कि 1 लेंथ का कपड़ा दे, तो उसको ये नहीं समझ में आएगा ना। उसको तुमको बताना पड़ेगा कि 1 मीटर लेंथ का कपड़ा चाहिए कि 1 सेंटीमीटर का चाहिए कि 1 किलोमीटर की चाहिए, ओनली 1 लेंथ का कपड़ा चाहिए, ये तो कोई मीनिंग नहीं हुआ। इसका मतलब मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर लेंथ के लिए लगाना आवश्यक है। उसी तरीके से मेरे पास दो का मास है, ऐसा बोला मैंने, तो इसका कोई मीनिंग थोड़ी हुआ। तुम 2 ग्राम का मास है तुम्हारे पास, 2 केजी का मास है कि क्या है वो तो बताओ भैया, है ना। मेरे पास 2 का मास है, ये तो गलत हो गया ना। ग्राम इज रिक्वायर्ड, केजी इज रिक्वायर्ड फॉर वेट। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट का एग्जांपल हो गया लेंथ और मास। अब मैग्नीट्यूड, यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, ये भी समझ लेंगे हम। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। अब ये समझ लेते हैं। अब जैसे सपोज किसी कोई ये जैसे इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से सपोज कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब मैंने उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया, समझो कि मैं 4 की वेलोसिटी से चल रहा हूं। अरे भैया, ये तो बता दे कि 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है कि 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है कि 4 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, ये तो बता दे। तू बोलेगा अगर सिर्फ कि मैं 4 की वेलोसिटी से चल रहा हूं, तो ये तो गलत हो गया ना भैया। मीटर पर सेकेंड है कि सेंटीमीटर पर सेकेंड है कि किलोमीटर पर सेकेंड है कि किलोमीटर पर आवर है, ये तो बताओ। सिर्फ ये तो इतने सारे, ये सबका ये बहुत छोटा बड़ा डायमेंशन है इनके, है कि नहीं। 4 की वेलोसिटी ये बोलने से काम नहीं चला, मतलब मैग्नीट्यूड है इसमें ऑब्वियसली, तो यूनिट भी है, यूनिट भी बताना पड़ा वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी में एक चीज और एडिशनल होती है, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या? अब मैंने कल को बोल दिया, समझो कि मैं 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा हूं। अब इसमें एक एम्बिग्विटी आ गई। क्यों एम्बिग्विटी आ गई? अरे तुम 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में भी चल सकते हो, वेस्ट डायरेक्शन में भी चल सकते हो, नॉर्थ डायरेक्शन में भी चल सकते हो, साउथ डायरेक्शन में भी चल सकते हो, है कि नहीं। साउथ ईस्ट में भी चल सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में भी चल सकते हो। तुम डायरेक्शन तो बताओ कि जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, ऐसा तो बताओ, नहीं तो क्या मीनिंग निकलेगा। इसलिए डायरेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन वेलोसिटी। समझ गए आप? तो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं, जैसे ही मैंने ऐसा बोला तो सारे इसके जो भी अवयव है, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी रूट एलिमेंट्स है, वो सारे कवर हो गए। मतलब मैग्नीट्यूड भी बता दिया कि भाई 4 का मैग्नीट्यूड है, यूनिट भी बता दिया कि मीटर पर सेकेंड यूनिट है, और डायरेक्शन भी बता दिया। डायरेक्शन क्या कि ईस्ट डायरेक्शन। ये हो गया एम, यू और डी, यानी मैग्नीट्यूड, यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन रिक्वायरमेंट वाली क्वांटिटीज। अब आप बोलोगे कि यार किलोग्राम में ओनली मैग्नीट्यूड और यूनिट क्यों था, डायरेक्शन क्यों नहीं थी? जैसे 4 केजी बोला मैंने, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट ही क्यों था, डायरेक्शन क्यों नहीं थी? अरे भैया, एक बात बताओ मेरे को, तुम 4 की ऐसा मैंने बोला, समझो
कि मेरे पास 4 किलोग्राम 4 केजी मास की बोरी है, 4 केजी मास का ऑब्जेक्ट है, 4 केजी मास का ब्लॉक है ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये इसका क्या मीनिंग हुआ? अरे भैया 4 केजी मास का जो ब्लॉक है वो ब्लॉक का तो किसी भी डायरेक्शन में वेट लो, ईस्ट डायरेक्शन में वेट लो, चाहे वेस्ट डायरेक्शन में लो, चाहे लेफ्ट में लो, चाहे राइट में लो, 4 केजी का ब्लॉक तो 4 केजी का ही मास रहेगा ना, उसका डायरेक्शन पे डिपेंडेंट थोड़ी है। वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट थी ना, क्योंकि वेलोसिटी, मैं इधर चलूंगा तो मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी, मैं इधर चलूंगा तो मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी। लेकिन किलोग्राम में वैसा थोड़ी होएगा कि मैं इधर इधर साइड जा रहा हूं तो मास अलग हो गया ब्लॉक का, इधर साइड जा रहा हूं तो मास अलग हो गया ब्लॉक का। ये मतलब डायरेक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है। ईस्ट डायरेक्शन में 4 किलो वजन है मेरा, तो वेस्ट डायरेक्शन में क्या 40 किलो है? अरे नहीं भैया, इसका मतलब डायरेक्शन इज हैज नो सिग्निफिकेंस ओवर हियर। मतलब वेट का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मास का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वेट का है, मास का नहीं है बेसिकली। तो मास इज, तो ये 3 प्रकार की क्वांटिटीज मैंने कवर कर दी, मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, एंड मैग्नीट्यूड यूनिट एंड डायरेक्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ देख लेंगे। क्लासिफिकेशन 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 ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन देखिए 2 प्रकार से होता है। एक, बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, और अदर टाइप होता है बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। सब नोट करते जाइए साथ साथ में। फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से होता है, एक तो डायरेक्शनल बेस्ड या तो डिपेंडेंसी बेस्ड। डिपेंडेंसी बेस्ड को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डायरेक्शनल बेस्ड पे बताता हूं। बेस्ड ऑन डायरेक्शन, बेस्ड ऑन डायरेक्शन 2 प्रकार की क्वांटिटीज होती है। बेस्ड ऑन डायरेक्शन 2 प्रकार की क्वांटिटीज होती है, एक तो होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। अभी अभी बताया मैंने। अभी स्केलर का एग्जांपल क्या है? मास। क्यों? क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में मास मेजर करो उतना ही आने वाला है। और वेलोसिटी इज अ वेक्टर। क्यों? क्योंकि मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं उसके हिसाब से वेलोसिटी अलग अलग होगी ना, इफेक्ट अलग अलग होगा। अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन में जाता हूं तो मैं कहीं और पहुंचूंगा, वेस्ट में जाता हूं तो कहीं और पहुंचूंगा। लेकिन मास का वैसा नहीं है। मास को तुम ईस्ट डायरेक्शन में मेजर करो, वेस्ट डायरेक्शन में मेजर करो, डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। इसका मतलब वो स्केलर है। और वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। ये हो गया बेस्ड ऑन डायरेक्शन, एक एक एग्जांपल भी दे दिया। अब बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी में देखते हैं क्या होता है। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी 2 प्रकार की क्वांटिटीज होती है। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी 2 प्रकार की क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। पहला टाइप होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड, इसका मीनिंग क्या होता है। तो अब जैसे ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम में क्या होता है कि एक इंटरनेशनल कमिटी बैठी है, उसने एक सिस्टम डिसाइड डिसाइड कर दी है कि इस ऐसा तुम लेंथ को मीटर में करोगे, वेट को किलोग्राम में करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो क्या होती है वो मैं बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, जैसे ये वाला जो है, जैसे वेलोसिटी है।
ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ही लेंथ का प्रकार है एक। तो यहाँ पे ऐसा ही नहीं ये बोला है कि इसको बेसिक फंडामेंटल कंसीडर करो, डिस्प्लेसमेंट को, टाइम को फंडामेंटल कंसीडर करो, तो वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट आएगी निकल के। ठीक है, तो वेलोसिटी इज ए डिपेंडेंट क्वांटिटी, और जिस डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑलवेज फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती है, तो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो बेसिकली ऐसे ही अज्यूम किया गया है, वो उसके पीछे कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है कि इसको फंडामेंटल क्यों लिया सर। इसको फंडामेंटल ऐसा भी तो बोल सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी को फंडामेंटल मान लो, टाइम को फंडामेंटल मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी डिराइव्ड। ऐसा क्यों नहीं किया? तो उसके पीछे कोई कारण नहीं है, वो उनने जैसा भी उनको जो लगा वो ठीक उस समय उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने कुछ सोच समझ के ही किया है, पर उसके रीजन में हमको नहीं घुसना है कि भाई वेलोसिटी को फंडामेंटल मान लो, टाइम को फंडामेंटल का मान लो, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिराइव्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं, जो इंटरनेशनल सिस्टम ने बताई गई है उसका पालन करना होता है फिजिक्स में। उन्होंने क्या बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ फंडामेंटल, टाइम इज फंडामेंटल, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। ओके, तो अब मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि दुनिया में फंडामेंटल क्वांटिटीज, सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ 7 प्रकार की होती है। पहला हो गया मास। इसकी ये वीडियो लेक्चर के एंड में हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे, डोंट वरी। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, फिर पांचवा इलेक्ट्रिक करंट हो गया। यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं कि चार्ज इज द बेसिक यूनिट। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक करंट बेसिक है, चार्ज उससे डिराइव्ड है। ठीक है। सिक्स्थ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पूरा स्पेलिंग नहीं लिखता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, LUMINOUS इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल्स में जो गिनते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और बाकी की सारी क्वांटिटीज इससे डिराइव्ड है। अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देना चाहूंगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी और बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी अभी पढ़ाया मैंने कि 7 क्वांटिटीज बेसिक होती है, तो मास उसमें आ गया, मतलब ये बेसिक है। बहुत बढ़िया, मास इज बेसिक। अब ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम काय पे डिपेंडेंट करता है? जैसे वॉल्यूम क्यूब होगा तो L/B/H, मतलब लेंथ से डिराइव्ड है। वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हो, क्यूबॉइड का? L/B/H, मतलब 3 लेंथ को मल्टीप्लाई करते हो तो वॉल्यूम आता है। इसका मतलब वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। सिलेंडर होगा तो πr²h एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये डिराइव्ड हो गया वॉल्यूम। मतलब उस ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर डिपेंड कर रहा है कि वॉल्यूम कितना होगा। इसका मतलब वॉल्यूम इज ऑल्सो डिराइव्ड क्वांटिटी। और एक बेसिक क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी से मिलकर ये बन रहा है, इसका मतलब ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो देखिए ना, तो दुनिया में सिर्फ 7 बेसिक क्वांटिटी होती है। आप इसको बेसिक नहीं बोल सकते। वॉल्यूम इज नॉट बेसिक क्वांटिटी एंड डेंसिटी इज नॉट बेसिक क्वांटिटी, दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। वॉल्यूम कैसे डिराइव होगा? उस ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, रेडियस एक्सेट्रा से। और डेंसिटी कैसे डिटरमाइन होगी? मास अपॉन वॉल्यूम करके। और मास कैसे डिटरमाइन हो करेंगे? तो मास के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। मास के लिए तुमको उसको तराजू पे रख दो, उसका मास निकल आएगा।
ओके, तराजू पे रख दो या फिर बैलेंस पे रख दो, उसका मास निकल आएगा। एनालिटिकल बैलेंस वगैरह होते हैं उससे, तो भी वो बेसिक होता है। तो ये बेसिक और डिराइव्ड क्वांटिटीज में आप फर्क समझ गए। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज के बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये बाद में पढ़ेंगे यानी आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि करंट जो है, करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट, ये स्केलर है कि वेक्टर है सर? मैं बोलूंगा स्केलर। स्केलर है कि वेक्टर है? मैं बोलूंगा स्केलर है। लेकिन क्यों सर? क्योंकि ये तो वायर जब होता है तो ये इधर 5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है और अपोजिट डायरेक्शन से भी 5 एम्पियर का करंट आता है, तो हम क्या करते हैं, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करते हैं ना सर, 0 करंट ओवरऑल। जैसे इधर से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और ये 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो हम तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लगते हैं, मतलब डायरेक्शन कंसिडर किए हमने तो यहाँ पे माइनस साइन डाल के। ऐसा नहीं है बेटा, ये बात ऐसी है दरअसल कि करंट जो है ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, इसलिए ये एक वेक्टर नहीं है। अब ये जो करंट है ना, ये जैसे सपोज इधर से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो यहाँ कितना करंट होगा पूछा? यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ कितना करंट होगा? तो 5 एम्पियर होगा। तुमने कुछ एंगल देखा ये वायरों के बीच में एंगल कितना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखा क्या? अगर ये वायरों के बीच में एंगल भी देखना पड़ता तो करंट वेक्टर क्वांटिटी होती, लेकिन इन वायरों के बीच में एंगल वेंगल कुछ भी नहीं देखना पड़ा हमें, डायरेक्ट हमने 2+3 कर दिया। इसका मतलब करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे इस केस में कि वायर में 2 अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहे हैं तो ओवरऑल 0, ये इसीलिए हुआ क्योंकि इधर साइड करंट फ्लो होता है और इधर साइड जब फ्लो होता है तो नलीफाई करता है एक दूसरे के इफेक्ट को, इसलिए हमने 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिखा था, इसलिए नहीं कि करंट इज अ वेक्टर। ये बात ध्यान में रखना है आपको, समझ में आ रही है? हाँ, तो एक्चुअली एक और मैं बता देता हूँ एक अमेजिंग फैक्ट कि इलेक्ट्रिक करंट इज नाइदर ए स्केलर नॉर अ वेक्टर, इट्स अ टेंसर, इट्स अ टेंसर। अब ये क्या होता है टेंसर, इसके ज्यादा डिटेल में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी टेंसर यानी बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसमें यूनिट ये सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, पर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते। ठीक है, टेंसर मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन फिर भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते। अब आप बोलोगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, तो वो भी हम बहुत जल्द बताएंगे आपको, नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर ही है, तो वेक्टर के ही एग्जाम्पल कराने वाले हैं, इसलिए उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट फॉर एज 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, जहां तक कि 11th स्टैंडर्ड और जेई मेंस और नीट और जेई एडवांस का सवाल है, वहां तक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट अ टेंसर। अकॉर्डिंग टू 11th स्टैंडर्ड करंट इज स्केलर, तो ये ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं आपको सॉलिड एंगल के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। यहाँ पे सॉलिड एंगल यानी क्या होता है? सॉलिड एंगल यानी बेसिकली, अभी जैसे आपको ये सब पता होगा, आपने बचपन में पढ़ रखा है कि जैसे सर्कल होता है, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया, तो ये 2 रेडियस ड्रॉ कर दी, यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है इसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं, आर्क। ये कर्ड जो दिख रही है ना, ये इसको आर्क बोलते हैं। अब आपने पढ़ा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाइड बाय एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, बचपन में पढ़ा हुआ है 10th में। रेडियस को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे एंगल से, सेंट्रल एंगल से, ये सेंटर का जो एंगल है इससे जब भी रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्क की लेंथ आएगी, ये हमने पढ़ रखा है। उसी तरीके से इसको 3 डायमेंशन में हम ये करते हैं। 3 डायमेंशन में इसको विस्तृत ऐसे किया जाता है कि अभी जैसे इसका एंगल रेडियन में आता है,
रेडियन। अब इसको 3 डायमेंशन में दे दो। अभी 3 डायमेंशन में क्या होगा, समझ लो ये तरबूज है, एग्जैक्टली स्पेरिकल शेप का तरबूज। स्पेरिकल मतलब पूरा गोलाकार। एग्जैक्टली स्पेरिकल कोई तरबूज नहीं होता है, पर हाइपोथेटिकल केस समझ लो कि कंप्लीटली एग्जैक्टली स्पेरिकल शेप का तरबूज है। अब वो तरबूज वाले ने क्या किया कि एक चाकू लिया। सॉलिड एंगल क्या होता है वो बताने जा रहा हूं, आप इससे तो वाकिफ हो, तो ये वाले प्लेन एंगल से। तो सॉलिड एंगल क्या होता है वो बताने जा रहा हूं। सपोज ये स्पीयर है, ये स्पीयर है, 3 डायमेंशन में इमेजिन करना है, प्लेन के बाहर भी आ रहा है, प्लेन के अंदर भी जा रहा है। स्पीयर है, जैसे बॉल रहता है आपका, वैसे शेप का तरबूज है। और एक कोनिकल शेप का क्रॉस सेक्शन इसने काटा। सपोज तरबूज वाले ने क्या किया, एक चाकू घुसाया उसके अंदर, ऐसा गोल शेप का ऐसा तरबूज का टुकड़ा काट दिया, कोनिकल शेप का। तो यहां पे जो एंगल बनेगा, ये यहां पे मतलब ये वाला एंगल जो होगा, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। 3 डायमेंशन में इमेजिन करना है, इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। ओके, ये हो गया सादा वाला एंगल, 2 डायमेंशनल वाला जो हम रेगुलरली पढ़ते आ रहे हैं। और ये हो गया सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल पे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन ले लो सॉलिड एंगल पर, एक सॉलिड एंगल पर क्वेश्चन ले लो कि सॉलिड एंगल का, हाँ सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बताना भूल गया मैं। ये देखिए, ये स्पेरिकल शेप का बॉल है या वाटरमेलन है, इसमें कोनिकल शेप का एक काट दिया हमने क्रॉस सेक्शन। ये कोनिकल शेप का जो क्रॉस सेक्शन रहेगा, इसमें जो सेंट्रल एंगल रहेगा ये 3 डायमेंशन में रहेगा, बराबर है। तो ये इसका मेजर काय के बराबर होता है। अब इससे एनालॉजी बताता हूँ। ये 2 डायमेंशनल सर्कल है सपोज, तो आपने अभी अभी क्या देखा कि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ओके, उसी तरीके से ये जो सॉलिड एंगल होता है स्टीरेडियन होता है इसका यूनिट, सॉलिड एंगल का यूनिट इज स्टीरेडियन। तो स्टीरेडियन जो है उसको थीटा डैश से डिनोट कर दो अभी के लिए। तो थीटा डैश इज इक्वल टू, ये जो एरिया होगा ना, यहाँ का जो एरिया मतलब तरबूज की सतह का एरिया, उसके जो सरफेस का है वो एरिया, तो तरबूज का जो टुकड़ा काटा उसके जो हरा वाला जो पार्ट है उसका एरिया, डिवाइडेड बाय उस तरबूज की रेडियस, मतलब हरे वाले पार्ट का एरिया अपॉन उसकी जो तरबूज की रेडियस है उसका स्क्वायर, इज इक्वल टू सॉलिड एंगल इन स्टीरेडियन। समझ रहे हो? ओके, स्टीरेडियन यूनिट में सॉलिड एंगल यही होता है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज a cross section, a section, conical section, suppose a conical section of outer surface area (25 meter square) is cut from a sphere of radius 5 meter. Find the angle. Find the solid angle. Find the measure of solid angle एक्चुअली होना चाहिए, स्ट्रिक्टली कहे तो फाइंड द मेजर ऑफ सॉलिड एंगल। तो अब ये क्वेश्चन को हम ध्यान से समझ लेंगे, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे। स्पेरिकल मैंने लिया, ये स्पेरिकल शेप का हो गया। फिर ये यहां से कोनिकल शेप का काटा गया है, मतलब ये हो गया। अब उसने क्या बोला, आउटर सरफेस एरिया, मतलब ये वाला जो सरफेस एरिया है ये कितना है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया या इस टाइप से जो दिखेगा ना तरबूज का, ये कितना है, ये ऐसे ही दिखेगा। ये देख लीजिए, 3 डायमेंशन में इमेजिन करना है। तो ये जो है इसका एरिया है 25 मीटर स्क्वायर, और
ये स्पीयर का रेडियस दे रखा है 5 मीटर। हमें फॉर्मूला पता है स्टीरेडियन का। स्टीरेडियन का मतलब सॉलिड एंगल के मेजर का। एरिया, जो भी नीचे के पार्ट का जो एरिया होगा हरे वाले पार्ट का तरबूज के, वो एरिया डिवाइडेड बाय तरबूज की रेडियस का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 25 अपॉन 25, विच इज इक्वल टू 1 स्टीरेडियन। समझ में आया? स्टीरेडियन, REDIAN, स्टीरेडियन, 1 स्टीरेडियन आया इसका आंसर, स्टीरेडियन। ओके, इस पे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी तो कम है, लेकिन मैंने आपको एक्चुअल सब सारा बता दिया है कि क्या क्या होता है, क्या सीन है इसमें। ओके, अब ये जो है ना दोस्तों, मैं इसके जो बेस्ड है क्वेश्चंस और FPS, CGS, MKS सिस्टम क्या होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम क्या होती है, और किस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली इसमें पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, इसमें स्कोप तो कम है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन फिर भी बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर पे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि FPS सिस्टम क्या होती है, CGS सिस्टम क्या होती है और MKS सिस्टम क्या होती है, और उसके आधार पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और यूनिट्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, वो सब बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी विल कवर ऑल दी, क्या कहना चाहिए उसे, ऑल दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर कवर्ड इन द DPPs। बेसिकली आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाते होंगे, जो भी DPP में क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो बेसिक्स पे यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर जब कोचिंग में चल रहा होता है, तो जो DPP देते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको यहाँ कराने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार रहेगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।